presented by KEI Wires and Cables, विकसित भारत का विकसित वायर, co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह, in association with JK Tyre, Total Control। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डीकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लाइव सबूत दिखाएंगे। आज आप देख पाएंगे कि एसआईआर में पकड़े जाने के डर से अब ये घुसपैठिए वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं और शायद यही कारण है कि ममता बनर्जी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही हैं। आज हम आपको पश्चिम बंगाल से एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जो पूरे देश की आंखें खोल देगी। इसके बाद आपको पाकिस्तान लेकर चलेंगे, जहां इमरान खान की मौत की खबरें उड़ रही हैं और ये अफवाहें इसलिए उड़ रही हैं क्योंकि पिछले 22 दिनों में इमरान खान से जेल में किसी को मिलने नहीं दिया गया है। इमरान खान की बहनों का यह आरोप है कि उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है और ना ही उन्हें यह बताया गया है कि इमरान खान कहां हैं और किस हालत में है। और आखिर में आपको ये बताएंगे कि धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा इतनी सूनी क्यों रही। दुनिया तक उनकी मौत की खबर पहुंचने से पहले ही उनका अंतिम संस्कार हो चुका था और धर्मेंद्र के फैंस, उनके करोड़ों चाहने वाले इस बात पर दुखी हैं, निराश हैं कि उन्हें अपने हीरो के अंतिम दर्शन करने का मौका नहीं मिला और ना ही वो उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो पाए। लेकिन आज के विश्लेषण की शुरुआत एक सवाल से करेंगे। क्या आप किसी घुसपैठिए को अपने घर में जगह देंगे? कल्पना कीजिए, अगर आपके घर में कोई घुसपैठिया आ जाए तो आप क्या करेंगे? और अगर हम देश की बात करें तो क्या आप अपने देश में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और सरकारी सुविधाओं का बंटवारा घुसपैठियों के साथ करना चाहेंगे? आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा बिल्कुल नहीं। इसलिए अब आप इन तस्वीरों को देखिए। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो पिछले कई वर्षों से बांग्लादेश से यहां भागकर पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं और पश्चिम बंगाल के लोगों के संसाधनों पर कब्जा कर रखा था इन लोगों ने। वहां के लोगों की सुविधाएं को ये छीन रहे हैं, वहां पर चुनाव में वोट डाल रहे हैं और अब जब एसआईआर शुरू हो चुका है तो अब ये इतने डर गए हैं कि वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। अब आप कुछ और तस्वीरें देखिए। यह तस्वीर पश्चिम बंगाल के हकीमपुर पोस्ट की है जो बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, सटा हुआ है और यहां सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए जमा हो रहे हैं। क्यों जमा हो रहे हैं और ये वापस बांग्लादेश क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि सबको एसआईआर का डर है। अब सब इस बात पर डरे हुए हैं कि एसआईआर शुरू हो चुका है और ये पकड़े जाएंगे और इसी डर से ये वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। अपना सारा सामान समेटकर अब ये वापस जा रहे हैं क्योंकि अगर ये पकड़े गए तो ये गिरफ्तार भी किए जा सकते हैं। और इन तस्वीरों को आज हमारे देश के 146 करोड़ लोगों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। आपसे भी मैं ये कहूंगा कि अभी तक तरह तरह के लोग आपको न जाने क्या क्या बातें बताते होंगे कि एसआईआर जो है वो किसी खास मकसद से किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, चुनाव आयोग का इसके पीछे कोई एजेंडा है। लेकिन सच्चाई आज आपकी स्क्रीन पर है। ये वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो वर्षों से पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, वर्षों से वोट डाल रहे हैं, इनके नकली आईडी कार्ड बने हुए हैं और अब ये सब यहां से भागने के लिए तैयार है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आज ये तस्वीरें ध्यान से देखनी चाहिए क्योंकि वो लगातार चिट्ठियां लिख रही हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और पश्चिम बंगाल में एसआईआर को रोकने की मांग कर रही हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया था कि कैसे पश्चिम बंगाल से घुसपैठिए बांग्लादेश भाग रहे हैं और आज उसी सीरीज के तहत हम आपको
एक चौंकाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप एक और घुसपैठिए से, हमारे रिपोर्टर सौरभ दत्ता की इस बातचीत को सुनिए और इस बातचीत को सुनकर आप चौंक जाएंगे। घुसपैठिए के तेवर को देखकर आप चिंता में पड़ जाएंगे। जरा इनके तेवर देखिए। मुझे सवाल करने का आपका फायदा क्या है? मुझे सवाल करने का आप लोग का फायदा यही जानना है ना किस स्थिति में है। जो फायदा है उसको बताओ, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। नहीं, मेरा फायदा नहीं है। आप किस स्थिति में है? नहीं है तो मुझे सवाल नहीं करना चाहिए। नहीं, आप लोग को फायदा नहीं है तो मुझे सवाल नहीं करना चाहिए। आप लोग को फायदा है तो सवाल करो, हम हर सवाल का जवाब दूंगी। कैसे आए थे यहाँ पे? हम लोग जैसे आए हैं वैसे जा रहे हैं। कैसे आए थे? वैसे जैसे जा रहा है वैसे आ रहा है। वहाँ से किसने भेजा था यहाँ पे? जिसने भेजा था उसने आया था, ले आया था। वो ले आए थे? जिसने ले गया है वो भी ले आया है। मतलब जिसने ले आया था वही ले जा रहा है। हाँ यही ना? यही। तो फिर तो क्या कहूँ? आपको जो अगर फायदा है तो मुझको बताओ, तो मुझको जब बताएगा हम हर सवाल का जवाब दूंगा। नहीं है तो आप यहाँ से जाओ। तो देखिए जरा, चोरी और सीना जोरी, ये घुसपैठिए की भाषा आप देखिए। और एक तो चोरी कर रहे हैं और ऊपर से किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। एक घुसपैठिया जो हमारे देश में अवैध तरीके से रह रहा था, उसे हमारा देश छोड़ने पर इतना गुस्सा आ रहा है। सोचिए जरा, इसका ये गुस्सा, इसकी ये नाराजगी हमारे देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकती है। ये लोग अगर हमारे देश में रुक गए तो ये हमारे देश के लिए भी कितने खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि इनकी बातें कितनी जहरीली हैं, कितना क्रोध है इनके अंदर, और ये किस भाषा में बात कर रहे हैं आप देखिए। अब एक और घुसपैठिए की बातचीत को सुनिए। कैसे ये घुसपैठिया पहले गला खराब होने का नाटक करता है कि मेरा गला खराब है, लेकिन जैसे ही हमारे रिपोर्टर ने उस पर कुछ दबाव बनाया तो उसने सारी सच्चाई उगल दी। ये कैसे भारत आया, भारत आने के लिए इसने कितने पैसे दिए और कब से ये भारत में रह रहा है, आप सब जरा सुनिए। अब बात नहीं कर सकते? क्यों? गले में तकलीफ है? गला में समस्या गले। अच्छा, कब से है ये? कब से है? सबसे तो यहाँ पे कितने बरस पहले आए थे? ठंडा लगे कथा होच्छे ना। सर्दी लगा है? सर्दी लगे से बात नहीं करने में दिक्कत हो रही है? कितने साल पहले आए? तो जरा इशारे में बोल सकते हैं? तीन महीने हो गया। 3 महीने पहले आए थे। कहाँ पे रहते थे यहाँ पे? अभी जाएगा ग्राम में। नहीं, यहाँ पे कहाँ रहते थे? बंगाल में कहाँ पे रहते थे? 8 घोड़ा तक तो। 8 घोड़ा, राजारहाट गोपालपुर, राजारहाट न्यू टाउन, 8 घोड़ा। तो 3 महीने कैसे आए थे यहाँ पे? काम करने के लिए। नहीं, आए कैसे थे? भारत में आए कैसे? चोराई भावे आए चला। कौन लेके आया था? कौन लेके आया था? वो लेके आई चिलो और एक ठेकेदार आन चिलो। तो कैसे आप लोगों के साथ कैसे ये हुआ, बातचीत हुआ? और हमारे काछ থেকে 15,000 টাকা নিয়েছিল। 15,000 रुपया लिया था। किस लिए? हमारे नहीं जावे। तो अभी वापस मांगे उनसे 15,000? ना, अभी तो जाना पड़ रहा है ना। अभी जाना पड़ेगा। तो आज आप डीडी न्यूज के संवाददाता सौरभ दत्ता की ये शानदार ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, और ये ग्राउंड रिपोर्ट पूरे देश की आंखें खोल देगी। अब जरा सोचिए, सिर्फ 15,000 रुपए में अवैध तरीके से एक घुसपैठिया हमारे देश में आता है, फिर कुछ और पैसा देकर आधार कार्ड बनवा लेता है और वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लेता है, और फिर चुनाव में वोट भी डालता है। इसके बाद किसी एक खास पार्टी को वोट डालने लगता है और उस पार्टी का वोटर बन जाता है, और फिर उस पार्टी के नेता इसे प्रोटेक्ट करते हैं। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि इस जैसे सैकड़ों, हजारों या लाखों घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में रहें और रहकर उस पार्टी को और उन नेताओं को वोट देते रहें। आप ये समझ लीजिए कि बहुत बार आपने प्रोटेक्शन मनी का नाम सुना होगा। यहां पर प्रोटेक्शन मनी तो है ही, साथ में प्रोटेक्शन मनी के तौर पर वोट भी लेते हैं। आज घुसपैठियों के इन बयानों को और इन तस्वीरों को उन सभी नेताओं को देखना चाहिए
उन सारे कार्यकर्ताओं को देखना चाहिए, उन बुद्धिजीवियों को देखना चाहिए जो एसआईआर को रोकना चाहते हैं। अब आप पश्चिम बंगाल में हकीमपुर पोस्ट से ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, और ये पोस्ट मैं फिर आपको बता दूं भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर ये पोस्ट है, और यहां से ये चौंकाने वाली, आपकी आंखें खोल देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट आज आप देखिए। कि ये सारे जो बांग्लादेशी हैं वो अपना देश, अपना मुल्क वापस जाना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये लोग यहाँ पे आए कैसे। चाचा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चाचा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा बात कहाँ जाना है? भाई 15,000 रुपया लिया था, इसलिए हमारे नहीं जावे वापस मांगे उनसे 15,000 ना, जाना पड़ रहा है ना। बस जाना पड़ रहा है। और उसने कितना नहीं था, उसने पानी था तो पानी से डर के आया था। এখন খুব সমস্যা হচ্ছে, চলে যেতে বলছে, তাই আমরা এখান থেকে বেশ কিছুদিন কাজ কাম হচ্ছে না, খুব ক্লান্ত হয়ে গেছি, খাওয়া দাওয়ার সমস্যা হচ্ছে, তাই আমরা বাংলাদেশে চলে যেতে বললো। এখন ও কাগজ চাচ্ছে, কাগজ আমাদের দেশে নেই, আমার কাগজ আমার দেশেরটাই আছে, তা আমি এই দেশের কাগজ কোথা থেকে দেখাবো? তাই আমার দেশে আমি ফেরত। পরিস্থিতি আমাদের কাগজপত্র নেই, সরকার কাগজপত্র চাচ্ছে, যার জন্য আমরা চলে যাচ্ছি। কোন কাগজপত্র নেই? আমাদের মোটামুটি কোনো কাগজপত্র নেই। যেমন আমরা তো এসছি সবে 2 বছর, আর কাগজপত্র কিভাবে করে সেটা আমিও জানি। ये जो तस्वीरें आज आपने देखी हैं, ये आज आप सबकी आंखें खोल देंगी। असल में इंसान तो इंसान ही होता है, चाहे वो बांग्लादेश में रहे या वो बंगाल में रहे। गरीबी गरीबी ही होती है, चाहे वो बांग्लादेश में हो या बंगाल में हो। ये सारे गरीब लोग हैं, और एक इंसान के तौर पर, इंसानियत के नाते हम इनके खिलाफ नहीं हैं। हम ये नहीं चाहते कि इनकी रोजी रोटी छिन जाए, लेकिन जो काम ये कर रहे हैं ये गैर कानूनी है, और किसी भी देश में अगर ये बिना इजाज़त, बिना वीज़ा, बिना परमिट के प्रवेश करेंगे तो इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। ये अलग बात है कि भारत में आज भी ये आज़ाद घूम रहे हैं, ये पकड़े नहीं गए हैं, और जब इन्हें समझ में आया कि ये पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, अब ये वापस अपने देश भाग रहे हैं। और दुनिया का हर देश इस बात को सुनिश्चित करता है कि उसकी सीमाओं को तोड़कर कोई भी गैर कानूनी तरीके से उसके देश में ना आए, क्योंकि उस देश के संसाधनों पर, उस देश की नौकरियों पर, उस देश की हवा पानी पर, सड़कों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अस्पताल में, स्कूल में उस देश के नागरिकों का पहला हक है। उस देश के नागरिकों के परिवारों का, उनके बच्चों का पहला हक है, और कोई और देश का व्यक्ति वहां नहीं आ सकता। आपने देखा होगा अमेरिका जैसे देश कैसे घुसपैठियों को पकड़ पकड़ कर हवाई जहाज में डालकर वापस उनके देश छोड़कर आते हैं। दुनिया का हर देश आज यही कर रहा है, और इन देशों में अब पहुंचना और ज़्यादा देर तक रुकना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां आज भी घुसपैठियों को वापस जाने के लिए हमारे ही अपने देश के जो नेता हैं वो खड़े हो जाते हैं। घुसपैठियों को बचाने के लिए हमारे ही देश के लोग हमारे ही देश की अदालतों में चले जाते हैं कि इन पर अत्याचार ना किया जाए, इन्हें यहीं रुकने दिया जाए। हमारे ही देश के नेता इनकी वजह से चुनाव जीतते हैं, फिर जब उनकी सरकारें आ जाती हैं, जब वो मंत्री बन जाते हैं, जब वो विधायक या सांसद बन जाते हैं, तो फिर इन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और सोचते हैं कि ये अगले चुनाव में भी हमारे काम आएंगे। भारत जैसा और कोई देश आपको मिलेगा नहीं, और ये सब कुछ लोकतंत्र के नाम पर होता है। एसआईआर रोकने के लिए ममता बनर्जी के 2 सबसे बड़े तर्क हैं। पहला, एसआईआर बिना तैयारी के जल्दबाजी में हो रहा है, और दूसरा, एसआईआर के काम के दबाव की वजह से BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स आत्महत्या कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने डेटा एंट्री करने वाले लोगों की नियुक्ति और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज में मतदान केंद्र स्थापित करने को लेकर भी सवाल उठाए हैं, जबकि कुछ महीने पहले बिहार में यही एसआईआर सफलतापूर्वक लागू हो चुका है, और उसका असर लोगों ने चुनाव में होते हुए देखा है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं, अगर वहां पर
वोटिंग के लिए बूथ बन जाएगा तो इसमें किसी को क्या समस्या हो सकती है। लेकिन पिछले चुनाव में एक बहुत बड़ी शिकायत आई थी कि एक के बाद एक बहुत सारे ऐसे हाउसिंग सोसाइटीज थे जहां पर लोगों को वोट डालने के लिए बाहर निकलने ही नहीं दिया गया। और अब तो चुनाव आयोग पर दबाव बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस के ट्रेड यूनियन के लोगों ने बीएलओज के अधिकारों की रक्षा के लिए बाकायदा एक बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी बना ली है। और बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी कोलकाता में चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है। जरा सोचिए, चुनाव आयोग पर एसआईआर रोकने के लिए किस हद तक लगातार दबाव बनाया जा रहा है। बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नौकरी खा लेंगे। आपका नौकरी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं है और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पश्चिम बंगाल में चुनौती दी गई तो वो पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला देंगी। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को बचाने के लिए एसआईआर रद्द करवाना चाहती हैं। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না, সেদিন কোথায় পালাবে এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে, আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। ইলেকশনের পরে আমি একটু দেশটা চষে বেড়াবো। बंगाल में पहले 3 डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी ज्यादा था, अभी 9 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा। यह सब बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है। ये लोग को वोटर लिस्ट से डिलीट कर देना चाहिए और बीजेपी सरकार आएगा तो बांग्लादेशी घुसपैठिया शरणार्थी यहाँ रहेगा, हिंदू शरणार्थी। जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया उसको बाहर निकलने का काम गुजरात किया, दिल्ली किया, हरियाणा किया, हम लोग भी करेंगे। अब आप ये समझिए कि ममता बनर्जी एसआईआर का लगातार विरोध क्यों कर रही हैं। इसका गणित क्या है। पश्चिम बंगाल में अक्टूबर 2025 तक करीब 7 करोड़ 66 लाख मतदाता थे। 7 करोड़ 66 लाख मतदाता, सोच लीजिए, 7.5 करोड़ से ज्यादा। और इस साल 4 नवंबर से पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक अभी तक करीब 14 लाख ऐसे वोटर्स की पहचान हुई है जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। हालांकि ये संख्या कम या ज्यादा हो सकती है और जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग रहे हैं उससे इस बात की संभावना है कि तृणमूल कांग्रेस के वोट बैंक को इससे ज्यादा नुकसान होगा। हमने 20 नवंबर को डीकोड में ही आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी और इस रिपोर्ट में एक बांग्लादेशी घुसपैठिए ने यह दावा किया था कि उसे नकली कागजात बनाने में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मदद की थी। आज आपको एक बार फिर से उस अवैध बांग्लादेशी का बयान सुनवाना चाहते हैं, सुनिए। আমরা ভোটার কার্ড কিভাবে বানালেন? ডকুমেন্টস দিয়েছিল, আমাদের পাড়ায় সব ডকুমেন্টস সব দিয়ে গেছিল, দিয়ে ওই ডকুমেন্টস ফিল আপ করে জমা দিয়েছিলাম। দিয়ে ওই আমাদের ওখানে একটা স্কুল আছে বাচ্চাদের, ওখানে ওই আপনার ওই চার্টে নাম এসেছিল ছবি সমেত। দিয়ে ওই চার্ট ডেকে ভোটার কার্ডটা ওই কোন দলের লোকেরা গিয়েছিল আমাদের কাছে? আমাদের টিএমসির, হ্যাঁ টিএমসির দলে। গিয়ে কি করলো? ওই ওরা ওই আপনার ওই কাগজ ফাগজ দিল, দিয়ে ফর্ম দিল, দিয়ে ফর্ম সই করে জমা দিলাম। তারপরে ওই স্কুল ফর্ম ফিল আপ করে জমা দিলাম। দিয়ে ভোটার কার্ড আসলো স্কুল। তখন তোমরা কি ভোট দিতে? হ্যাঁ, তোমরা কি ভোট দিতে? हाँ वोट दीजिए। हम किसे वोट देते? हम टीएमसी वोट देते। तो देखिए, अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप सब के सामने, पूरे देश के सामने हमने लाइव सबूत पेश कर दिए हैं और देखिए, ये सब कुछ लोकतंत्र के नाम पर होता है।
ये सब कुछ संविधान के नाम पर होता है, ये सब कुछ अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर होता है। और कैसे इन सारी चीज़ों का दुरुपयोग हो रहा है हमारे देश में, आप देख सकते हैं। एसआईआर होने से पश्चिम बंगाल के लोगों के जो उनको ये पता चल चुका है कि उनके राज्य में हजारों लाखों बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। तो एसआईआर का फायदा क्या है? अभी तक पश्चिम बंगाल के जो लोग थे उनमें से बहुत सारे लोग तो जानते थे कि उनके राज्य में ऐसा हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सिर्फ इसे सुनी सुनाई बातें मान लिया होगा। बाकी के देश के जो लोग हैं वो भी इन्हें सुनी सुनाई बातें मानते होंगे। लेकिन जब एसआईआर शुरू हुआ बांग्लादेश में तो वहां के लोगों को ये समझ में आया कि कितनी बड़ी संख्या में यहां विदेशी घुसपैठिए बैठे हुए हैं। और कोई भी समुदाय, देश का कोई भी वर्ग, देश का कोई भी नागरिक, कोई भी परिवार ये नहीं चाहेगा कि बाहर से आए गैर कानूनी लोग यहां आकर उनका हक मारें। आज पश्चिम बंगाल हो या कोई और राज्य हो, कोलकाता हो या कोई और शहर हो, हमारे अपने लोगों के तो रहने की जगहें नहीं है। हमारे लिए खुद के लिए सड़कें नहीं है चलने के लिए। हमारे अपने अस्पताल, अपने स्कूल कम पड़ रहे हैं। हमारी नौकरियां खुद अपने लिए कम पड़ रही हैं। और हम लाखों करोड़ों लोगों को बाहर से भी बुला लें और फिर उन्हें यहां पर वोटर भी बना दें और फिर उन्हें रहने की जगह भी दें, ये किसी को मंजूर नहीं होगा। ऐसे में जो पार्टी एसआईआर का विरोध करेगी उससे पश्चिम बंगाल की जनता नाराज हो सकती है। वर्ष 2002 में पश्चिम बंगाल में जब एसआईआर हुआ था पिछली बार, तो करीब 28 लाख अवैध वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे। और उस समय पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टी की सरकार थी। ममता बनर्जी ने कोलकाता से लेकर दिल्ली के संसद तक अवैध घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था। तब उन्हें यह मुद्दा अच्छा लगता था। अवैध घुसपैठ के खिलाफ ममता बनर्जी के इस नैरेटिव को पश्चिम बंगाल की जनता ने बड़ा पसंद किया। पश्चिम बंगाल की जनता को यह मुद्दा अच्छा लगा कि देखिए ममता बनर्जी ये मुद्दा उठा रही हैं। और इतने वर्षों से जो ज्योति बाबू की सरकार चल रही है, सीपीएम की सरकार वहां पर जो चल रही थी, वो इन्हीं घुसपैठियों के आधार पर चल रही थी। वहां की जनता को ये समझ में आया और उन्होंने ममता बनर्जी को अपनाया। और आखिरकार वर्ष 2011 में ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव जीती और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई और उस दिन से वही मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आज वही मुद्दा ममता बनर्जी को चुभ रहा है। एसआईआर शुरू होने से भले ही ममता बनर्जी परेशान है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग जोर शोर से एसआईआर के इस प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। लोगों को इस बात का डर है कि अगर एसआईआर में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया तो उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। और ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही जितनी भी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जितनी भी जो योजनाएं हैं, उनका फायदा भी लोगों को नहीं मिलेगा। देखिए ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि वोटर लिस्ट और जो केंद्र सरकार कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। ये इन दोनों के बीच में एक सीधा रिश्ता है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से हट गया तो आपको उन योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। और इसीलिए अब पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो समझ गई है कि एसआईआर के इस प्रोसेस में हिस्सा लेना है, उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, ताकि उन्हें केंद्र सरकार से जो फायदा मिल रहा है वो उन्हें भी मिलता रहे। और उन्होंने बिहार का उदाहरण देख लिया है। पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने ये देख लिया है कि बिहार की महिलाओं के बैंक खातों में कैसे सीधे केंद्र सरकार से पैसा गया था, कैसे कल्याणकारी योजनाओं से घरों में फायदे हो रहे हैं। 2016 में भारत के गृह मंत्रालय ने यह बताया था कि देश में अकेले बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 2 करोड़ है। अब सोचिए, ये तो 9 साल पुराना आंकड़ा है और अब 9 साल के बाद ये संख्या कितनी और बढ़ चुकी होगी। देश की योजनाओं का फायदा सिर्फ भारत के लोगों को मिलना चाहिए, किसी घुसपैठिए को नहीं। और आज पश्चिम बंगाल के सभी लोगों को एसआईआर में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये देश लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है। ये देश और लोकतंत्र दोनों मजबूत होंगे अगर आप इस प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। और लोकतंत्र को मजबूत संविधान पर चलकर ही किया जा सकता है। इसलिए किसी भी देश की मजबूती के लिए उसके संविधान का मजबूती से पालन होना बहुत आवश्यक है। लेकिन आज हमारे नेता इसी संविधान पर जमकर राजनीति करते हैं। संविधान की बात आज हम क्यों कर रहे हैं? आज 26 नवंबर है और हर साल आज के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। इसलिए आज संविधान दिवस है, क्योंकि आज ही के दिन वर्ष 1949 में भारत की संविधान सभा द्वारा
हमारे संविधान को अपनाया गया था और भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन मेरी नजर में हमारे संविधान की महानता उसकी लंबाई या संशोधनों की संख्या नहीं है। उसकी असली ताकत इस बात में है कि यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत रक्षक है, जो भारत की सैकड़ों भाषाओं, हजारों भाषाओं, समुदायों, जातियों, संस्कृतियों और परंपराओं को सुरक्षित रखता है। लेकिन आज सबसे बड़े दुख की बात यह है कि संविधान, जिसे देश की रक्षा करनी थी, आज राजनीतिक लड़ाइयां लड़ने और चुनावी नंबर बढ़ाने का एक हथियार बन चुका है। अफसोस की बात है कि भारतीय संविधान को राजनीति का केंद्र बना दिया गया है। अब देखिए, आरक्षण हो या जातियों का मुद्दा हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी हो या माओवादी या आतंकवादियों का मुद्दा हो या फिर SIR का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर यही कहा जाता है कि संविधान खतरे में है। एक विपक्षी नेता तो संविधान की एक कॉपी अपनी जेब में रखकर चलते हैं, बात बात पर संविधान की कॉपी दिखाते हैं, लेकिन उसी संविधान के अंतर्गत बनी हर संस्था की आलोचना करते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या चुनाव आयोग हो। हमारी न्याय व्यवस्था और हमारी अदालतें जो संविधान की रक्षा के लिए बनी है, आज राजनीतिक कुश्ती के अखाड़े बनते जा रहे हैं। कोई भी विकास की योजना हो, कोई भी नया कानून हो या हमारी सेनाओं के लिए कोई नया हथियार खरीदना हो, कोई नया फाइटर जेट खरीदना हो, कोई और बड़ा फैसला करना हो, कुछ राजनीतिक दलों ने अदालत में जाना ही अपनी राजनीतिक रणनीति बना लिया है। यानी हमारे देश में कोई भी आप फैसला करके देख लीजिए, कोई भी नया बदलाव करके देख लीजिए, कोई भी नया हथियार खरीदिए, कोई फाइटर जेट खरीदिए, कोई और नया फैसला कीजिए, हमारे विपक्षी नेता तुरंत अदालत की तरफ जाते हैं और इसे रोकने की कोशिश करते हैं। संविधान दिवस के मौके पर आज हम आपको भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के दो मशहूर बयानों के बारे में बताते हैं। BR अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में एक भाषण दिया था और इस भाषण में उन्होंने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे ना हो तो उसका परिणाम खराब ही होगा, और संविधान कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा। और पिछले 76 वर्षों के इतिहास ने हमें यह बताया है कि संविधान को ठीक से लागू करने के लिए सरकार की अच्छी नीयत का होना बहुत जरूरी है। संविधान अपने आप में देश के लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे लागू करने वाले लोगों की मंशा ठीक ना हो, जब तक उसे लागू करने वाली सरकारें, उसे लागू करने वाली अदालतें वो अच्छी मंशा से काम ना करें। एक उदाहरण देखिए, वर्ष 1975 में हमारे देश में आपातकाल लगा दिया गया था, इमरजेंसी लगा दी गई थी और लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। अब आप सोचिए, संविधान तो वही है, लेकिन उसी संविधान का इस्तेमाल करके या दुरुपयोग करके हमारे देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी। संविधान की तरह डॉक्टर अंबेडकर ने लोकतंत्र को लेकर भी एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र सिर्फ एक शासन प्रणाली नहीं है, यह मूल रूप से अपने साथियों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव है। आज वही सम्मान और श्रद्धा राजनीति में गायब होती जा रही है। अब हमारे देश के नेता सिर्फ चुनाव जीतने के लिए एक दूसरे की आलोचना करते हैं। इसके लिए वो लोकतंत्र का भी सहारा लेते हैं, इसके लिए संविधान का भी सहारा लेते हैं। और इसलिए आज मैं आप सबसे कहूंगा कि संविधान दिवस पर आप सबको संविधान को नमन करना चाहिए और देश के हर नागरिक से आज हम ये अपील करेंगे कि हम सब अपने अंदर वही सम्मान और श्रद्धा फिर से जगाएं। इसी में हमारे संविधान की असली आत्मा बसती है। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। आज संविधान दिवस पर संसद भवन में एक कार्यक्रम हुआ। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए और इस दौरान सभी ने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा। ये तस्वीर आपको बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन आप देखिएगा ये तस्वीर कल बदल जाएगी और फिर से लोग संविधान का सहारा लेंगे,
संविधान को खतरे में बताएंगे और संविधान को एक चुनावी मुद्दा बना देंगे। आज फिर से मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि संविधान चुनावी मुद्दा नहीं है, संविधान राजनीतिक मुद्दा नहीं है, और संविधान इस देश का भला तब कर पाएगा जब इसे लागू करने वाले लोग सही मंशा से इसे देश में लागू करेंगे और देश के हर आखिरी व्यक्ति तक इसका फायदा पहुंचेगा। आज बहुत सारे लोग संविधान के ठेकेदार बने हुए हैं। कोई अपनी राजनीति संविधान के जरिए चमकाना चाहता है, कोई YouTube पर संविधान की बातें करके अपने व्यूज बढ़ाना चाहता है, किसी को संविधान के नाम पर मोदी सरकार से अपनी दुश्मनी निकालनी है, किसी को संविधान के नाम पर वोट लेने हैं। इसीलिए कोई संविधान की कॉपी अपनी जेब में लेकर चल रहा है, कोई संविधान की टी-शर्ट पहनकर फोटो खिंचवा रहा है, कोई पोस्टर लेकर घूम रहा है और कोई संविधान के नाम पर सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहा है। इन सभी से हम ये कहना चाहते हैं कि अपने निजी हितों के लिए संविधान का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। टी-शर्ट पर संविधान के स्लोगन लगाने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, बल्कि सिर्फ टी-शर्ट की बिक्री बढ़ती है और इंटरनेट पर ऐसे लोगों के व्यूज बढ़ते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर किसी देश में संविधान खत्म हो जाता है तो उसका हाल पाकिस्तान की तरह होता है। आज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री 73 वर्ष के इमरान खान की मौत की अफवाहें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। आज पाकिस्तान में भी यही बात हो रही है, यानी इमरान खान जिंदा हैं या उनकी मौत हो चुकी है, इस पर एक सस्पेंस बना हुआ है और लगातार उनकी मौत की अफवाहें उड़ी हुई हैं, जिसकी शुरुआत अफगानिस्तान के एक मीडिया के सोशल मीडिया पोस्ट से हुई। अफगानिस्तान के इस मीडिया हाउस का नाम है अफगानिस्तान टाइम्स, जिसने अपने पोस्ट में लिखा, इमरान खान द चेयरमैन ऑफ पीटीआई हैज बीन मिस्टीरियसली किल्ड। मतलब इमरान खान की रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई है। ये अफगानिस्तान के मीडिया का एक सोशल पोस्ट है सोशल मीडिया पर। इसके बाद बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने भी ऐसी ही खबर सोशल मीडिया पर फैला दी, जिससे यह दावा किया गया जिसमें कि इमरान खान की हत्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर और खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर की गई है। हालांकि इन दोनों ही दावों पर अभी तक कोई सबूत नहीं आए हैं और ना ही इमरान खान की हत्या की किसी ने पुष्टि की है। इसलिए आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये एक अफवाह है और पाकिस्तान की सेना और सरकार इमरान खान की मौत की खबर पर बिल्कुल खामोश बैठी है। इसलिए पाकिस्तान और पूरी दुनिया में यह अफवाह तेजी से फैल रही है और इस पर चर्चाएं हो रही हैं। इसकी एक और बड़ी वजह यह है कि पिछले 22 दिनों से जेल में इमरान खान से किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं दी गई है। इमरान खान करीब 2 साल और 3 महीने से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद है और रावलपिंडी में ही पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय भी है। और इस समय इमरान खान किस हाल में हैं, वो कहां पर हैं, इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है और जैसा मैंने आपको बताया पिछले काफी समय से उनसे कोई मिला भी नहीं है। इमरान खान की मौत की अफवाह के बाद पूरे पाकिस्तान में उनके समर्थक बहुत गुस्से में हैं। जेल के बाहर इमरान खान के हजारों समर्थक जमा हो गए हैं और पाकिस्तान की सरकार ने भी इस जेल के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी है, पुलिस की संख्या बढ़ा दी है। सबसे पहले आप देखिए कि इमरान खान की हत्या की अफवाह के बाद जेल के बाहर किस तरह से वहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इंकलाब आएगा, इमरान के जवानों का इंकलाब आएगा, जिंदाबाद 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 आजादी फिर भी लेंगे, आजादी डरना क्या है, आजादी करोगे, आजादी फिर भी लेंगे, आजादी फिर भी लेंगे, आजादी कत्ल करोगे, आजादी बेशुमार 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 बेशुमार। इमरान खान की बहनें भी बहुत नाराज हैं और वो दावा कर रही हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनका खानदान है। अब आप इमरान खान की बहन और उनके समर्थकों के बयान भी सुनिए कि वो इस मुद्दे पर आज क्या कह रही हैं। अब हमें ये भी नहीं पता कि उनको किस हालत में रखा हुआ है, कैसी उनकी सेहत है।
अगर हमें ये 5 मिनट की मुलाकात करा दो तो हम आराम से चले जाते। तो अभी तक हम इसी इंतजार में थे और इन लोगों को पता है कि हम बाहर खड़े हैं। इमरान खान पे जो जुल्म हो रहा है ये सब मिले हुए हैं। बिल्कुल मरियम नवाज का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है और वो सोचती होंगी कि मैं जुल्म करके दबा लूंगी, लेकिन उनको नहीं पता कि इमरान खान एक मजबूत ईमान वाला लीडर है। वो कोई सियासत नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। अवाम इमरान खान को रिहा कराएंगे। अवाम ने फैसला करना है कि इस मुल्क में बर्बरियत का राज होना है या कानून और आइन का राज होना है। हमारे सामने डंडे हैं, बंदूकें हैं, पिस्तौलों वाले हैं, हम खड़े हैं निहत्ते। हम उसूल की ताकत के साथ खड़े हैं और तारीख गवाह है कि फिर आखिर उसूल जीतता है, अवाम जीतते हैं। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रह चुका हुआ है। जेल में जो लोग होते हैं उनकी हकूक होते हैं, उनके बाकायदा जेल मैनुअल में लिखा हुआ है। इनकी मुलाकातें होनी चाहिए। क्यों नहीं कराते? क्यों डरते हैं उससे? क्यों गुमशुदा है उससे? मुलाकातों से डरते हैं, मुलाकातों से गुमशुदा है। मेरे ख्याल में ये डरे हुए लोगों की, बुखलाए हुए लोगों की निशानियां हैं। अब एक बड़ा सवाल यह भी है कि इमरान खान की मौत की इस अफवाह का क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर से कोई संबंध है? इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान के संविधान में एक संशोधन करके एक नया पद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी CDF बनाया गया था, जिसमें जनरल असीम मुनीर को पाकिस्तान की तीनों सेनाओं का प्रमुख बना दिया गया और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का नियंत्रण भी अब उनके पास आ गया है। यानी इस समय जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा ताकत उनके पास है और इमरान खान को अगर आप कह सकते हैं तो वो इस समय बिल्कुल मजबूर हैं क्योंकि वो जेल में बंद हैं। और असीम मुनीर की ताकत जैसे ही बढ़ी उसके बाद से ही जेल में बंद इमरान खान से किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं दी गई है। उनके साथ कोई भी मीटिंग करने पर पाबंदी लगा दी गई है और ये बात पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से ज़्यादा ताकत असीम मुनीर के पास है और असीम मुनीर और इमरान खान के जो संबंध हैं ये बहुत ही ख़राब हैं। निजी रूप से असीम मुनीर इमरान खान को बहुत नापसंद करते हैं। इमरान खान की पार्टी खुद भी आरोप लगाती रही है कि असीम मुनीर की वजह से ही इमरान खान के खिलाफ झूठे केस चलाए गए हैं और उनकी वजह से ही इमरान खान जेल में है। और इसकी वजह है इमरान खान और असीम मुनीर के बीच एक पुराना झगड़ा, पुरानी दुश्मनी है। याद कीजिए वर्ष 2018 में जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तब असीम मुनीर को खुफिया एजेंसी ISI का चीफ बनाया गया था, लेकिन तब इमरान खान के कहने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सिर्फ 8 महीने में ही असीम मुनीर को उनके पद से हटा दिया था। असल में असीम मुनीर भ्रष्टाचार के एक मामले में इमरान खान की पत्नी के खिलाफ जांच करना चाहते थे और पाकिस्तान में ऐसा कहा जाता है कि असीम मुनीर अब इमरान खान से शायद उसी अपमान का बदला ले रहे हैं। इस समय इमरान खान पर 150 से ज़्यादा केस दर्ज हैं, जिसमें से कई मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन असीम मुनीर की वजह से इमरान खान जेल से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और इस समय जेल से बाहर आने की कोई गुंजाइश उनकी नज़र भी नहीं आ रही। तो देखिए, कई बार जो पुरानी दुश्मनी होती हैं वो बड़ी भारी पड़ती हैं आगे चलकर। अब इमरान खान की पार्टी ने ही उनकी हत्या की खबर को एक अफवाह बताया है। आपको याद होगा इससे पहले मई 2025 में भी इमरान खान की मौत की खबरें आई थीं जो बाद में अफवाह साबित हुई थी। असल में कई बार इन अफवाहों के पीछे एक रणनीति भी हो सकती है। देखिए, इमरान खान कई वर्षों से अब जेल में बंद है, वो बेहद कमज़ोर हो चुके हैं और ये भी हो सकता है कि उनकी पार्टी उनकी गैर मौजूदगी में टूट जाए या कमज़ोर हो जाए। कार्यकर्ताओं को हमेशा उत्साह में रखना बहुत ज़रूरी होता है और कार्यकर्ताओं को उत्साह में रखने के लिए, कार्यकर्ताओं को सड़कों पर लाने के लिए, कार्यकर्ताओं के अंदर एक क्रोध की भावना पैदा करने के लिए ये भी हो सकता है कि इमरान खान के ही लोगों ने उनकी मौत की खबर को उड़ा दिया हो या ये कहा हो कि इमरान खान को जेल में बहुत यातनाएं दी जा रही हैं, इमरान खान को जेल में टॉर्चर किया जा रहा है और कुछ अफवाहें ऐसी भी उड़ा दी गई कि इमरान खान की हत्या कर दी गई है ताकि उनके जो कार्यकर्ता हैं जो अब अपने अपने घरों में आराम से बैठने लगे थे, ये दोबारा से चिंता में पड़ गए। अब ये दोबारा सड़कों पर उतर आए हैं और अब फिर से ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अपनी पार्टी के काडर को उत्साह में रखने के लिए भी कई बार इस प्रकार की अफवाहें उड़ा दी जाती हैं, लेकिन इसके पीछे असली वजह क्या है कोई नहीं जानता। आज अगर पाकिस्तान की सरकार को इसका कोई जवाब देना है तो उन्हें इमरान खान की कोई तस्वीर या इमरान खान का कोई वीडियो जेल से रिलीज करना चाहिए और पूरी दुनिया को यह बताना चाहिए कि इमरान खान सही सलामत हैं,
उनके मानव अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और जेल के अंदर उन पर कोई अत्याचार नहीं किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि पूरी दुनिया उन्हें एक लोकतांत्रिक देश मानकर चले और ये माने कि पाकिस्तान में वाकई एक चुनी हुई सरकार काम कर रही है, आज पश्चिमी देशों को, अमेरिका जैसे देशों को भी ये सोचना होगा कि वो इमरान खान को इस तरह अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। हालांकि ये बात अलग है कि इमरान खान के अमेरिका से भी संबंध बहुत ख़राब रहे हैं और जब उनकी कुर्सी गई थी तब उन्होंने यही आरोप लगाया था कि इसके पीछे अमेरिका है। इसलिए इमरान खान बुरी तरीके से फंस चुके हैं। लेकिन फिर भी इस तरह का जब दबाव बनता है तो पाकिस्तान की सरकार को चाहिए कि वो अपने जवाब के तौर पर इमरान खान का जो सही स्टेटस है सबूतों के साथ दुनिया के सामने पेश करे। अब देखिए, पाकिस्तान को इमरान खान की कोई चिंता नहीं, अपने देश में क्या हो रहा है उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन उसे भारत के राम मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना से बड़ी परेशानी है और उसने इसका विरोध किया है। कल यानी 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा की स्थापना की थी और आपने ये सारी तस्वीरें देखी होंगी, पूरी दुनिया ने ये तस्वीरें देखी हैं। लेकिन अब पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक औपचारिक बयान जारी करके कहा है कि पाकिस्तान ने इस घटना का संज्ञान लिया है और पाकिस्तान इस पर गहरी चिंता जताता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक लिखित बयान दिया जो मेरे पास है, आपकी स्क्रीन पर भी है, जिसमें लिखा है कि भारत में मुसलमानों की विरासत को मिटाया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता खत्म की जा रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान आज ये है और मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने राम मंदिर पर जो कल ये घटना हुई है इसका संज्ञान लिया है, वो ये कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि द सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसेसेस इन इंडिया which acquitted those responsible and permitted construction of a temple on the demolished mosque site speak volumes about the Indian state's discriminatory approach towards minorities। यानी यहाँ पर minorities खतरे में हैं और दुनिया भर की बातें उन्होंने यहाँ पर लिखी हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि सब मनगढ़ंत बातें हैं। और वो ये कहते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये अपील करते हैं कि भारत में जो इस्लामोफोबिया चल रहा है वो इसका संज्ञान लें, इस पर एक्शन लें और यूनाइटेड नेशंस को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए और भारत में मुसलमानों को बचाना चाहिए। ये है पाकिस्तान। आज भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि पाकिस्तान खुद अपने अल्पसंख्यकों का दमन करता है और उसे भारत को लेक्चर देने का कोई अधिकार नहीं है। हमने रिपोर्ट किए गए बयानों को देखा है और उन्हें उसी अवमानना साथ खारिज करते हैं जिसके वो हकदार हैं। एक ऐसे देश के तौर पर जिसका अपने अल्पसंख्यकों के दमन, कट्टरता और व्यवस्थित बुरे बर्ताव का गहरा दागदार रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के पास दूसरे को लेक्चर देना यानी उपदेश देना का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। खोखले उपदेश देने के बजाय या पाखंडी उपदेश देने के बजाय पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ कि वो अपने अंदर झांके और अपनी जो उनके मानवाधिकार का जो रिकॉर्ड है, खराब रिकॉर्ड है, उस पर ध्यान दे। अब देखिए पाकिस्तान का रिकॉर्ड क्या है। वर्ष 1947 में जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था तब पाकिस्तान में हिंदू आबादी करीब 14% थी और इस समय ये 1.5% के आसपास है। सोचिए 14% से 1.5% पर आ गई है। इसका जवाब कौन देगा? ये सारे जो हिंदू हैं पाकिस्तान से, ये कहां चले गए? या तो ये भाग गए हैं और या मारे गए हैं। भारत में मुस्लिम जनसंख्या वर्ष 1951 में लगभग 10% थी और 2011 की जनगणना में ये 14% हो चुकी थी और अब तो और ज्यादा हो चुकी होगी। तो देखिए भारत में मुसलमानों की आबादी कितनी बढ़ रही है लगातार और पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कितनी नीचे जा रही है लगातार, वो आप देखिए। पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में हिंदुओं का लगातार दमन हो रहा है। पाकिस्तान में 365 हिंदू मंदिरों में से 287 पर कब्जा कर लिया गया है और वहां हर साल 1000 से ज्यादा हिंदू और ईसाई लड़कियों का अपहरण करके उनका जबरदस्ती धर्मांतरण किया जाता है। ये एक औसत है, इससे ज्यादा ही होता होगा। और जिस पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है
वो भारत के बारे में मानव अधिकारों का मुद्दा उठाता है, इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। अब हम आपको वो खबर सुनाएंगे जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है, और वो ये है कि फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा इतनी सूनी क्यों रही। धर्मेंद्र के करोड़ों फैंस हैं इस देश में, और ये करोड़ों फैंस, उनके चाहने वाले इस समय दुखी हैं और निराश हैं, क्योंकि उन्हें अपने पसंदीदा अभिनेता को, अपने मनपसंद हीरो को आखिरी बार देखने का एक मौका भी नहीं मिला। 24 नवंबर को 89 वर्ष की उम्र में धर्मेंद्र की मौत हो गई थी, और इसके बाद उनके करोड़ों फैंस को इंतजार था कि वो धर्मेंद्र को एक आखिरी बार उनके दर्शन कर पाएंगे और उनकी आखिरी यात्रा में शामिल होकर उन्हें आखिरी विदाई देंगे, लेकिन उन्हें यह मौका नहीं मिला। धर्मेंद्र की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार तुरंत बहुत जल्दबाजी में कर दिया गया। धर्मेंद्र की मौत की जो खबर है वो दोपहर 1:10 के आसपास आई थी, और यह खबर तब आई जब शमशान घाट में उन्हें मुखाग्नि देने की तैयारी हो चुकी थी। बस इसके 10 मिनट के बाद ही उन्हें मुखाग्नि दे दी गई थी, तब यह खबर आई। सबसे पहले उनके घर के बाहर एक एम्बुलेंस दिखी, फिर घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, और इसके बाद मुंबई के विले पार्ले शमशान की सिक्योरिटी बढ़ गई, और उनके जो पुत्र हैं सनी देओल और बॉबी देओल एम्बुलेंस से धर्मेंद्र का पार्थिव शरीर लेकर वहां पर पहुंचे, और फिर धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार लगभग 1:20 पर कर दिया गया। अगर आप इस एम्बुलेंस को देखेंगे तो इस एम्बुलेंस में एक फूल तक नहीं लगाया गया। एम्बुलेंस को बिल्कुल सादा रखा गया। आमतौर पर जब इस तरह किसी बड़े अभिनेता को या किसी बड़े व्यक्ति को ले जाया जाता है तो एम्बुलेंस को चारों तरफ से फूलों से सजाया जाता है, आपको दिखाई देगा, लेकिन यहां बिल्कुल एक तरीके से आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यहां पर धर्मेंद्र हो सकते हैं। देखिए आप, ये वही एम्बुलेंस है जब उनके पार्थिव शरीर को इस एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। उनके अंतिम संस्कार के दौरान धर्मेंद्र के परिवार के अलावा बॉलीवुड के बहुत ही चुनिंदा लोग शामिल हुए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था, लोगों ने ऐसा सोचा ही नहीं था। पहली बात तो यह है कि उनकी मौत की खबर बहुत देर से मिली, और जब तक खबर मिली तब तक धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार भी हो चुका था, और धर्मेंद्र के निधन पर उनके परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं किया गया। अंतिम संस्कार जब हो रहा था उस दौरान मीडिया को वहां पूरी तरीके से दूर रखा गया, और उनके फैंस को भी वहां से दूर रखा गया, जिसकी वजह से धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार की कोई तस्वीर आप तक पहुंची भी नहीं होगी। उसकी कोई तस्वीर है ही नहीं। आमतौर पर आपने देखा होगा जब कोई बड़ा फिल्म स्टार, जब किसी का अंतिम संस्कार होता है, किसी बड़े नेता का भी होता है, तो अंतिम संस्कार के अंदर की तस्वीरें भी लोगों तक पहुंचती हैं। अब धर्मेंद्र को चाहने वाले और उनके फैंस ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र जैसे बड़े और महान अभिनेता की इस तरह से गुमनाम विदाई उन्हें अच्छी नहीं लगी। धर्मेंद्र ने अपने 65 साल के करियर में 300 से ज्यादा शानदार फिल्मों में काम किया था। इतने वर्षों तक करोड़ों फैंस ने उनका साथ दिया, उनके शानदार अभिनय पर तालियां बजाईं, उनकी फिल्मों को सुपरहिट बनाया, उन्हें इतना बड़ा कलाकार बनाया, इतना प्यार दिया, और उनके ये करोड़ों फैंस मानते हैं कि उन्हें धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा में शामिल होकर एक बार अलविदा कहने का एक आखिरी मौका तो मिलना ही चाहिए था। और यह भी कहा जा रहा है कि आखिर धर्मेंद्र को राजकीय सम्मान के साथ विदाई क्यों नहीं दी गई। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए धर्मेंद्र को वर्ष 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2004 से 2009 तक वो बीजेपी के सांसद भी रहे, इसलिए वो राजकीय सम्मान के पूरे हकदार थे। इससे पहले आपको याद होगा मनोज कुमार, राजेश खन्ना, लता मंगेशकर और श्रीदेवी जैसे फिल्मी हस्तियों के निधन के बाद उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए थे, और इनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। आज मैं आपको इन तमाम कलाकारों के कुछ अंतिम यात्रा की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। आप देखिए कि कैसे इनकी अंतिम यात्रा आयोजित की गई थी।
सारे जो बड़े बड़े कलाकार थे, इन सबको पूरे राज्य के सम्मान के साथ अलविदा कहा गया। और धर्मेंद्र के फैंस भी यही चाहते थे कि धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा भी कुछ इसी तरह से हो और वो पूरे राज्य के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होते हुए देख पाएं। राजकीय सम्मान एक सरकारी प्रक्रिया होती है जिसमें देश या समाज के लिए योगदान देने वाले व्यक्तियों को अंतिम संस्कार के समय राष्ट्र की ओर से ये सम्मान दिया जाता है। और ऐसा सम्मान सिर्फ उपलब्धियों को ही नहीं दर्शाता, बल्कि जनता की तरफ से श्रद्धांजलि भी माना जाता है। और धर्मेंद्र जैसे महानायक इस सम्मान के सच्चे हकदार थे और उनके फैंस को ये उम्मीद थी कि धर्मेंद्र की अंतिम विदाई के दौरान वो उनके अंतिम दर्शन जरूर कर पाएंगे। उनके कुछ फैंस ये भी कह रहे हैं कि कम से कम धर्मेंद्र का पार्थिव शरीर कुछ समय के लिए तो ऐसी जगह पर होना चाहिए था जहां सभी लोग अपने महानायक के अंतिम दर्शन कर पाते। और अब उन्हें इस बात का हमेशा मलाल रहेगा कि वो धर्मेंद्र को अलविदा नहीं कह पाए। अगर धर्मेंद्र को राज्य के सम्मान के साथ विदाई दी जाती तो हो सकता है इसमें केंद्र सरकार का कोई ना कोई प्रतिनिधि, कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा मंत्री जरूर शामिल होता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के जो तमाम बड़े मंत्री हैं वो शामिल हो सकते थे। देश विदेश की जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो जरूर धर्मेंद्र को एक बार अलविदा कहने के लिए आती। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने की परंपरा में परिवार की सहमति का भी ख्याल रखा जाता है। और अब यह भी कहा जा रहा है कि शायद धर्मेंद्र के परिवार की इच्छा ये नहीं थी कि उनका अंतिम संस्कार इस प्रकार के साथ इस तरह किया जाए। और धर्मेंद्र के परिवार ने अपनी इच्छा से उनका अंतिम संस्कार बहुत खामोशी के साथ, हेडलाइन से दूर रहते हुए और मीडिया के कैमरों से दूर रहते हुए उन्होंने किया है। इसके लिए हम उनके परिवार को दोष नहीं दे सकते। इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है कि मीडिया से धर्मेंद्र के परिवार की नाराजगी रही है। धर्मेंद्र का परिवार उनकी मौत की झूठी खबर दिखाए जाने को लेकर काफी आहत था। उनका परिवार मीडिया के रोल से इसलिए भी नाराज था क्योंकि जब धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती थे तो पहले उनके कमरे से किसी ने एक वीडियो बना लिया जहां उनका परिवार रो रहा है और बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जब धर्मेंद्र अस्पताल से घर आए उसके बाद भी उनके घर पर मीडिया के कैमरे लगातार 24 घंटे लगे रहे, जिस पर सनी देओल काफी नाराज हुए थे और उन्होंने मीडिया को काफी बुरा भला कहा था। ये जब आप देखिए, जब सनी देओल आए थे और घर के बाहर लगातार 24 घंटे मीडिया के कैमरे जब लगे रहते थे, इससे सनी देओल बहुत परेशान होते थे। एक तो उनके पिता की स्थिति ठीक नहीं है और ऊपर से मीडिया लगातार अलग अलग खबरें चला रहा है। कोई भी परिवार इससे नाराज होगा, किसी भी परिवार का जो दिल है वो आहत होगा। और शायद धर्मेंद्र का परिवार ये नहीं चाहता था कि उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई और अफवाह या झूठी खबरें फैलाई जाएं और इसलिए मीडिया को अंतिम संस्कार से पूरी तरह दूर रखा गया। और वैसे भी धर्मेंद्र और सनी देओल मीडिया से हमेशा दूरी बनाकर ही रखते हैं और मीडिया के सामने ये लोग तभी आते थे जब उनकी कोई फिल्म रिलीज हो रही होती थी, नहीं तो मीडिया से ये लोग दूर ही रहते हैं। धर्मेंद्र ने भी कभी अपनी मार्केटिंग नहीं की और बाकी अभिनेताओं से वो बहुत अलग थे। वो जमीन से जुड़े एक ऐसे अभिनेता थे जो हमेशा चमक दमक और दिखावे से दूर रहते थे। वो सादगी के साथ अकेले समय गुजारना पसंद करते थे। धर्मेंद्र ने एक बार कहा था, सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाना और स्टेज पर खड़े होने से वो बड़े असहज महसूस करते हैं और मीडिया में अपने परिवार को लेकर हुई किसी चर्चा से भी उन्हें बड़ी परेशानी होती है। धर्मेंद्र कभी भी नंबर 1 बनने की रेस में नहीं रहे क्योंकि उन्हें लगता था कि नंबर 1 बनने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होना पड़ता है। उनके लिए अभिनय करना कोई काम नहीं था, ये उनके लिए एक सपने का सच होने जैसा था और वो इस बात से बड़े खुश और संतुष्ट थे कि जनता ने उन्हें अपने दिलों में जगह दी है और यही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। इसलिए हम कह नहीं सकते कि धर्मेंद्र के परिवार ने ठीक किया या गलत किया, उनका अपना एक पक्ष है और धर्मेंद्र को जो चाहने वाले करोड़ों लोग हैं उनका अपना एक अलग पक्ष है। और अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको मुंबई के 26/11 आतंकवादी हमले के फ्लैशबैक में लेकर चलेंगे। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो देश हो विदेश हो, जेके हो
देश का टायर, जेके टायर। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। सत्रह साल पहले आज ही के दिन भारत में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुआ था, जिसे आप 26/11 का आतंकवादी हमला भी कहते हैं। और इसमें पाकिस्तान के 10 आतंकवादियों ने समुद्र के रास्ते घुसपैठ करके मुंबई में 7 जगहों पर हमला करके 166 लोगों की हत्या कर दी थी। और 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले पर एक सुसाइड हमला हुआ था, जिसके बाद भारत पर सबसे बड़े आतंकवादी हमला करने की प्लानिंग का खुलासा हुआ था। इन दोनों हमलों से एक बात साफ है, पिछले 17 वर्षों में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की नीयत में कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव सिर्फ आतंकवादी हमले के तरीके में आया है। तब पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब के हाथ में एक कलावा बांधकर उसे हिंदू दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कसाब को एक भारतीय पहचान पत्र भी दिया गया था, जिसमें उसका भारतीय नाम लिखा हुआ था। और उनकी कोशिश थी कि जब कसाब मारा जाए तो लोगों को लगे कि कसाब भारत का ही कोई नागरिक है और वो भी कोई हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति है। और इस बार लाल किला ब्लास्ट में आतंकवादी पाकिस्तान से नहीं आए थे, बल्कि ऐसे लोगों को आतंकवादी बनाया गया जो भारत में ही पैदा हुए हैं और यहां यूनिवर्सिटीज में पढ़कर डॉक्टर बन गए हैं, ताकि इन पर किसी को शक ना हो और ऐसा लगे कि भारत के लोगों ने अपने ही देश पर हमला कर दिया। इन दोनों हमलों में एक समानता यह थी कि इन्हें पाकिस्तान से ही कंट्रोल किया गया। मुंबई हमले में कसाब जिंदा पकड़ा गया, जबकि उसका जिंदा पकड़े जाना प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। और फरीदाबाद में करीब 3000 किलोग्राम विस्फोटक जब्त होने के बाद पाकिस्तानी हैंडलर्स का यह स्लीपर सेल एक्सपोज हुआ, जिसके 7 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। यानी पाकिस्तान इन दोनों हमलों में अपनी पहचान छिपाने में नाकाम रहा है। 26/11 हमले में पाकिस्तान की साजिश फेल करने वाले देशभक्त का नाम है तुकाराम ओम्बले। पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब ने अपनी AK-47 राइफल से मुंबई पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम कोम्बले पर करीब 40 गोलियां चलाई थीं, लेकिन तुकाराम ने अपनी जान देकर कसाब को जिंदा पकड़ लिया, जिससे पाकिस्तान एक्सपोज हुआ और पाकिस्तान की जो पूरी रणनीति थी वो एक्सपोज हो गई। लेकिन तुकाराम ने अपना बलिदान देकर कसाब को जो जिंदा पकड़ा, उसके लिए आज भी हमें तुकाराम, शहीद तुकाराम ओम्बले को याद करना चाहिए और उन्हें सल्यूट करना चाहिए। अगर ये ना होते तो आज बहुत बड़ा सबूत हमारे हाथ से निकल गया होता। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched.
Indian Air Force to be a cut above. कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और रिश्तों को बचाइए, क्योंकि आज इंसान इतना अकेला हो गया है कि कोई साथ फोटो लेने वाला भी नहीं है और उसे सेल्फी खुद लेनी पड़ती है, जिसे लोग आज का फैशन कहते हैं। नमस्कार।